मौजूदा समय में भारत सबसे तेज़ विकास करने वाले देशों में से एक है। जीडीपी के हिसाब से भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सैन्य दृष्टि से देखें तो भारत अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारत दुनिया का सबसे एडवांस देश है या सबसे अमीर देश है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि आज़ादी के बाद भारत सबसे ज़्यादा तेज़ी से पनपने वाले देशों में शामिल है और भारत का भविष्य भी यकीनन बेहतर होने वाला है। भारत के अतीत पर नज़र डालें तो दोस्तों, आपको कभी महसूस हुआ है कि भारत आज से 50-100 साल या 200 साल 300 साल पहले कैसा रहा होगा? पहले भारत के लोग कैसे रहते थे, कैसा उनका जीवन यापन था, क्या पहनते थे या क्या खाते थे और क्या खेलते थे, कैसा उस समय व्यापार था या उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उस समय की जीवन यापन और रहन सहन के बारे में और आम लोग उस समय कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, इस बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन समय यानी 1947 से पहले भारत में लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, इसके बारे में जानते हैं। उस समय भारत खेतीबाड़ी पर ज़्यादा निर्भर था और मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा था। विश्व में भारत का अच्छा खासा रुतबा रहा था। भारतीय कलाकारों से निर्मित वस्तुओं को भी विदेश में निर्यात किया जाता था। भारत से निर्मित बेशकीमती पत्थर और हैंडीक्राफ्ट्स आर्ट की विश्व में ज़्यादा मांग रहती थी। जैसा कि सभी जानते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इस सोने की चिड़िया के पर काटने में अंग्रेज़ों ने ज़्यादा समय नहीं लगाया। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासन के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। औरंगजेब के बाद के शासक मुगल शासन को अपने कब्जे में नहीं रख सके। अंग्रेज़ जो कि भारत में व्यापार के लिए आए थे, उन्होंने धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों का व्यापार करती थी और उस समय यूरोप में भारतीय मसालों की बहुत डिमांड रहती थी। कंपनी कपड़े का भी व्यापार करती थी। 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सूरत नगर में पहुंचती है और बाद में सन 1613 ईस्वी में कंपनी को फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मिल जाती है। सन 1615 ईस्वी में कंपनी को मुगल साम्राज्य में व्यापार करने की भी छूट मिल जाती है। विजयनगर साम्राज्य भी मद्रास में कंपनी को फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन दे देता है। उस समय जो अन्य यूरोपीय कंपनियां जो भारत में व्यापार कर रही थी, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी आगे निकल गई थी। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य तो व्यापार करना ही था, लेकिन उन्होंने देखा कि भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है और कई छोटे छोटे राज्य भी आपस में लड़ रहे थे, तो उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो कंपनी को 3 गांवों की जागीरी मिली। बाद में बक्सर और प्लासी के युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि व्यापारी कंपनी थी, वो एक सत्ताधारी कंपनी में बदल गई। कंपनी ने अपना दबदबा बढ़ाते हुए कई भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दमन करने के बाद कंपनी के स्थान पर ब्रिटेन की महारानी का शासन स्थापित हो गया। तो दोस्तों, हमने अब तक जाना भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के आपसी संबंधों के बारे में। तो अब जानते हैं कि उस समय की आम लोगों की जीवन दिनचर्या कैसी थी। आज से 200-300 साल पहले भारत की जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। 18वीं सदी में भारत की जनसंख्या 16 करोड़ थी और 100 साल बाद बढ़कर 19वीं सदी में 18 करोड़ हो गई। 20वीं सदी की शुरुआत में आंकड़ा 24 करोड़ पहुंच गया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और ये आंकड़ा वर्तमान समय में बढ़कर 140 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो विश्व में दूसरे नंबर पर है। यह जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए एक समस्या ही साबित हुई है। खैर, उस समय की बात करें तो भारत टेक्नोलॉजी में इतना समृद्ध नहीं था। उस समय आज के जैसे टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, वाहन इस प्रकार के नहीं हुआ करते थे। टेलीफोन का आविष्कार भी बहुत बाद में 1876 में हुआ था। अब बात करते हैं भारत की प्राचीन जीवन यापन की, जो
जंगलों में अधिक रहते थे और जंगलों से ही अपना जीवन यापन अधिक करते थे। पर्यावरण की स्थिति भी अच्छी थी। उस समय ना तो पक्की रोड हुआ करती थी और ना ही लोग पक्के मकानों में रहते थे। लोग कच्चे या लकड़ी से बने हुए घरों में रहते थे और मोटरसाइकिल और कार आदि का तो नामो निशान ही नहीं हुआ करता था। लोग एक दूसरे जगह जाने के लिए पैदल या फिर घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। लंबी दूरी पर जाने के लिए बैलगाड़ियाँ आदि का प्रयोग करते थे। उस समय का रहन सहन सादा हुआ करता था। आज की तरह लग्जरी लाइफ नहीं जीते थे। अधिकतर लोग धोती कुर्ता पहनते थे और महिलाएं वस्त्रों में शरीर को पूर्ण रूप से ढकने वाले वस्त्र पहनती थी। कहीं कहीं पहनने वाले वस्त्रों में विभिन्नता भी दिखाई देती थी। लोगों का पहनावा बिल्कुल सिंपल हुआ करता था, जो आज के समय में भी देखने को मिल जाता है। आज प्राचीन काल से समृद्ध जीवन शैली रही है। आज के समय में लोग स्मार्टफोन आदि या घूमने में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन उस समय के लोग इधर उधर घूमने में कम और पूजा पाठ वगैरह इन गतिविधियों में अपना जीवन यापन ज़्यादा व्यतीत करते थे। लोग सामूहिक रूप से चबूतरों या फिर पेड़ों के नीचे सामूहिक वार्ता और बात करते थे। बच्चे शारीरिक खेल क्रियाएँ आदि ज़्यादा करते थे। पूजा पाठ पर भी ध्यान दिया जाता था। जादू टोना और अंधविश्वास पर भी अधिक विश्वास जताया करते थे। उस समय की डिलीवरियां भी घरों में ही होती थी, क्योंकि डॉक्टर नर्सेज आदि उस समय उपलब्ध नहीं होती थी। मातृ और शिशु मृत्यु दर भी उस समय अधिक हुआ करती थी, क्योंकि लाइफ स्टाइल और सुविधाएं इतनी उत्तम आज के समय जैसी नहीं हुआ करती थी। विवाह आदि के कई रीति रिवाज आज भी मौजूद है। प्राचीन समय में एक से अधिक विवाह को मान्यता देते थे। मुगल शासकों में उस समय बहुविवाह ज़्यादा देखने को मिलता था। उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अंग्रेज आने के बाद बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगी। बाल विवाह, सती प्रथा और डाकण प्रथा जैसी कई कुरीतियाँ उस समय मौजूद थी, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद सन 1829 में सती प्रथा को आदि को बंद किया गया, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा ही जल जाना होता था। इस प्रथा को अंग्रेज़ों ने बंद किया और समाज के द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। अगर बात की जाए भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत का विश्व जीडीपी में 25% से लेकर के 35% तक भागीदारी होती थी, मगर आज़ादी के बाद ये नंबर घटकर महज 2% रह गया था। एक रिपोर्ट की माने तो अंग्रेज़ भारत से 45 ट्रिलियन जितनी रकम को लूटकर अपने देश ले गए थे। भारत को आज़ादी मिली उस समय $1 के बराबर हुआ करता था। सन 1900 के आसपास भारत के एक डेली मजदूर की मजदूरी 10 पैसे से 50 पैसे तक हुआ करती थी और सालाना 50 रुपये भी कमा लेता तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय 50 रुपये वाला अमीर आदमी कहलाता था। उस समय व्यापार के लिए सिक्कों का ही लेन देन होता था और ये सिक्के कांसे और एल्यूमिनियम से बने होते थे। सबसे पहला नोट साल 1917 में प्रिंट किया गया था। अंग्रेज़ों से पहले मुगलों आदि के समय, पहले के राजाओं के समय सिक्कों से लेन देन नहीं होता था। वहाँ पे मोहरे और वस्तु विनिमय होता था, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे कर के व्यापार किया जाता था। जैसे एक के पास गेहूँ और एक के पास चावल, तो वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। तो आइए दोस्तों, उस समय की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। भारत में वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति उत्तम थी, लेकिन बाद के शासकों और मुगल साम्राज्य और अंग्रेज़ों के कारण शिक्षा व्यवस्था पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी अंतिम वर्षों में अंग्रेज़ों के द्वारा शिक्षा पद्धति को थोड़ा सुधार करने की कोशिश की गई। उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति लागू की और आज के समय की तरह बेंच वगैरह ऐसा नहीं हुआ करता था। बाहर खुले में भी शिक्षा दे दी जाती थी।
जैसा कि शिक्षा में कोई खास नियम कानून वगैरह ऐसा नहीं बना हुआ था, तो बच्चे फसल कटाई के दौरान अपने माता पिता के साथ सहायता करने के लिए भी चले जाते थे। शिक्षकों की भी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती थी, बच्चों की भी फीस तय नहीं होती थी। बच्चों की फीस इस बात पर निर्भर करती थी कि उसके माता पिता कितना कमाते हैं। बच्चों को क्या पढ़ना है ये भी शिक्षक ही तय करता था। उस समय लिखित में पुस्तकें इतनी प्रिंट होती नहीं थी, तो मौखिक रूप से ही शिक्षा दी जाती थी, या फिर आज के समय जैसे विज्ञान आदि की शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। प्राचीन समय के भारतीय गुरुकुलों में शिक्षा पद्धति उत्तम हुआ करती थी, लेकिन बाद के वर्षों में और अंग्रेजी शासनकाल में ये शिक्षा पद्धति लचरता को प्राप्त हो गई। बाद में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकाले की नीति के कारण भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा अधिक दी जाने लगी, जो भारतीय आज के समय की मॉडर्न शिक्षा पद्धति की नींव रखी गई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।